दिस इज आरजे ज्योति और आज के साहित्य संगम सीरीज में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है साहित्यकार शिव प्रकाश साहित्य। स्वागत है शिव हमारे स्टूडियो में। जी सबसे पहले शिव मुझे अपने बारे में कुछ बताइए आप। जी, मेरा नाम शिव प्रकाश साहित्य जैसा आपने बताया जी। मैं आधारतः पैतृक निवास हमारा गाजीपुर है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील में खैराबारी गांव है, छोटा सा गांव है, उस गांव का रहने वाला हूँ। जैसा कि कहा जाता है कि जो रक्त आपके धमनियों में प्रवाहित होता है उस रक्त का असर कहीं ना कहीं दिख जाता है। मेरे पिताजी भोजपुरी लोकगीत के साहित्यकार रहे। क्या बात है। जी, टी सीरीज ए सीरीज से जितने प्रसिद्ध गायक हुए, भोजपुरी स्वर सम्राट भरत शर्मा व्यास हुए या मदन मोहन हुए, निर्गुण सम्राट या जो भी हुए, तो सारे लोग मेरे पिताजी के लिखे हुए गीतों को लेकर गाए और प्रसिद्धि प्राप्त किए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो उनको आज के डेट में रॉयल्टी भी मिलती है। तो मैं कक्षा 4 में मेरी माताजी जीवित पुत्रिका के दिन गुलाबी कलर की साड़ी पहन के आई थी, तो मैं अपनी माताजी के लिए लिखा था। एक्चुअली सुमित्रा नंदन पंत के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने लिखा है कि वियोगी होगा पहला कभी आह से उपजा होगा गान। लेकिन लोग इसको सब लोग अपने ज़िंदगी से जोड़ने लगते हैं। मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि वियोगी होगा पहला कभी आह से उपजा होगा गान। पहला कभी होगा। हमारी कविताएं वाह से उत्पन्न हुई या आह से उत्पन्न हुई, हमारी कविताएं आह से उत्पन्न नहीं हुई। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैं पंत जी के पंक्तियों पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है उनकी आह से निकली होगी। अब आह को डिफाइन न करते हुए मैं पुनः आता हूँ अपने संदर्भ में कि हाँ, तो मैं कक्षा 4 में था, तो माता जी के लिए लिखा था। कुछ ज़्यादा तो याद नहीं है। मैंने लिखा था कि नारी है सिंदूर लगाती, पतियों को वह ताज बताती, बिन आभूषण नारी का हर श्रृंगार अधूरा है, ये तो बात अधूरा है, ये तो बात अधूरा है। ऐसा कुछ लिखे थे। छोटे से बालक। तो कितने साल के थे आप? 8 साल के थे। 8 साल के, वाह नाइस। तो मतलब 8 साल से आपने लिखना शुरू कर दिया है। जी। कई बार डांट खाए, कई बार थप्पड़ लगाया गया मुझे। क्योंकि पिताजी उन विसंगतियों से गुजरे कि उनको परिवार साथ नहीं दिया, तो वो गांव में ही रह गए, नहीं तो हमारे पिताजी कहीं और होते। तो पिताजी, कोई भी बाप लोभी हो जाता है अपने पुत्र के संदर्भ में, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हमारा पुत्र जिन परिस्थितियों में हम दुख झेले हैं हमारा पुत्र झेले। तो हमारे पिताजी नहीं चाहते थे कि हम लिखें। सो मैं बीएससी किया, मैं बीएड किया, लेकिन मैं लिखना जारी रखा। उस समय मैं डॉक्टर विवेकी राय से बोला कि भोजपुरी में बोला था कि बाबा तो के बुलावल जाला आकि तू अपने आ जाला। मतलब कि आपको बुलाया जाता है कि आप अपने आ जाते हैं। हर जगह आप ही के हाथों मुझे सम्मानित कराया जाता है। ओके। तो वो हंसते हुए अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दिए और बोले कि बेटा घरे आई है तब बताए कि हमके बुलावल जला आकि हम अपने आ जाएंगे। मतलब घर आना तो मैं बताऊंगा कि मुझे बुलाया जाता है कि मैं अपने आ जाता हूँ। तो मैं घर गया तो यू कांट बिलीव, मैं उनके गेस्ट हाउस में जब गेस्ट रूम में गया तो मैंने देखा कि फोटो लगी हुई है। कहीं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ हंसते हुए बात कर रहे हैं, कहीं पे डॉक्टर इंदिरा गांधी के साथ चाय पी रहे हैं। मैं बोला बड़ी हंसते क्या, मैंने पंगा ले लिया है भाई। तो क्या हुआ कि डॉक्टर विवेकी राय हमको बिठाए और पूछे कि घर कहाँ है। मैं बताया तो ये कांट बिलीव, उनके बात से पता चला कि मेरे दादाजी को 6, 7, 8 में उन्होंने पढ़ाया था। यही बोलते हैं ना कि दुनिया बहुत छोटी है ना। हाँ, हालांकि मतलब मेरे भैया नहीं, मेरे चाचा नहीं, मेरे पिताजी नहीं, मैं दादाजी के गुरु से भिड़ा पड़ा था। तो उन्होंने वहीं पे मैंने मुझसे बोला कि ये सब डिबेट में जो 2-2, 4-4 पंक्तियां लिख के लाते हो वो कहाँ से लाते हो। तो मैं बोला कि मैं खुद लिख लेता हूँ। तो उन्होंने बोला खुद लिख लेते हो? बोला हाँ। तो बोले कि वहाँ कुर्सी ले लो और जाओ बैठो, ये डायरी उठाओ, ये पेन उठाओ और एक कविता लिखो। मैं बोला विषय दीजिए। उनकी आंखें फटी रह गई कि ये कक्षा 9 में लड़का पढ़ रहा है, गणित में टॉप कर रहा है और ये कविता लिखने का विषय मांग रहा है। तो वो बोले कि जो भी विषय देंगे आप लिख लोगे? हम बोले कि हाँ। तो वो बोले अमीरी गरीबी पे लिखो। मैंने अमीरी गरीबी पे लिखा था कविता। क्या लिखा था? जी बता रहे हैं। उस कविता को सुनकर डॉक्टर विवेकी राय 15 मिनट रोए थे बैठ के अपने ही रूम में।
और उसी कविता को सुनाकर मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में इंटर यूनिवर्सिटीज़ कंपटीशन में 45 यूनिवर्सिटी को पीछे करते हुए मैं इंडिया टॉप किया था। क्या बात है। कविता ऐसे थी, शायद थोड़ा सा इमोशनल है। कोई बात नहीं। खुश रहते हैं गरीब जन अक्सर क्योंकि अमीरी में खुशी पलायन कर जाती है। खुश रहते हैं गरीब जन अक्सर क्योंकि अमीरी में खुशी पलायन कर जाती है। हाँ, प्रतीत होता है उन्हें अमीरों की खुशी क्योंकि दूर की ढोल बड़ी सुहावन होती है। जाकर बिल्डर या बिजनेसमैन से पूछो कैसे कैसे वो अपनी ज़िंदगी को झेलता है। 2 घंटा भी परिवार के साथ चैन से बिता नहीं पाता, पैसे के चक्कर में न जाने क्या क्या खेलता है। इधर उस गरीब परिवार के बारे में सोचो जहां हर शाम आंगन में उधम मचाई जाती है। खुश रहते हैं गरीब जन अक्सर क्योंकि अमीरी में खुशी पलायन कर जाती है। मेरे पैसों से सुख कभी तौला नहीं जाता, मेरे पैसों से सुख कभी तौला नहीं जाता। यहाँ गरीबी में मेरे पैसों से सुख कभी तौला नहीं जाता। यहाँ मेरे पैसों से सुख कभी तौला नहीं जाता। और यहाँ गरीबी में शनिवार की रात भी छा जाती है। और अगले इतवार का क्या कहना, दादी की कहानी ही सिनेमा हॉल बन जाती है। खुश रहते हैं गरीब जन अक्सर क्योंकि अमीरी में खुशी पलायन। सो ट्रू। मेरे कहने का तात्पर्य कदापि नहीं कि हर अमीर गरीब बन जाए। मेरे कहने का तात्पर्य कदापि नहीं कि हर अमीर गरीब बन जाए, लेकिन ज़रा गहराई में जाकर सोचो दोस्त, तो कहीं पर भूखे पेट माँ खुश रहती है, तो कहीं पर 5 स्टार के खाने में भी कमियां निकाली जाती है। खुश रहते हैं गरीब जन अक्सर क्योंकि अमीरी में खुशी पलायन कर जाती है। वेरी नाइस। कहीं पर पति के लिए फ्रिज में खाना रखकर आराम किया जाता है। कहीं पर पति के लिए फ्रिज में खाना रखकर आराम किया जाता है, तो कहीं पर भूखे पेट बैठकर पति का इंतज़ार किया जाता है। बस अंतर इतना ही है दोस्त कि वहाँ खाना खुद से निकाल कर खाना पड़ता है और यहाँ किसी के प्यारे प्यारे हाथों से निवाला की हर एक इकाई खिलाई जाती है। खुश रहते हैं गरीब जन अक्सर क्योंकि अमीरी में खुशी पलायन कर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आई थिंक आपने इसे बहुत बारीकी से फील किया है, तब जाके ये चीज़ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इतना अच्छा लिखा है आपने। और वो भी 9th क्लास बताया। जी 9th क्लास ना, 2013 की बात। 2013 9th क्लास की बात है ये। बहुत अच्छा। ये बताइए शिव, अपने अचीवमेंट्स के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताइए कि आपके अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं। देखिए, मैं पहली अचीवमेंट अगर साहित्य के क्षेत्र में, कविताओं के क्षेत्र में मैं लूँ तो यही रही है कि वाराणसी में मुझे डॉक्टर लक्ष्मी सिंह के द्वारा चयनित किया जाना प्रतियोगिता के लिए, और मैं उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना, और उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के बाद इंडिया टॉप करना, और उसके बाद मैं काव्य क्षेत्र में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया। हुआ ये कि मुझे जगह जगह से इनविटेशन आने लगे कवि सम्मेलन के लिए, बहुत सारी संस्थाएं मुझे जोड़ने लगी। काशी काव्य संगम, जो कि बनारस के DLW के सभागार में उसकी गोष्ठियां आयोजित किया जाता है। अखलाक भारतीय हैं, डॉक्टर नसीमा निसा हैं, और हमारे आलोक सिंह बेताब हैं, और पहली गोष्ठी से मैं भी हूँ। तो हम लोगों के प्रयास से एक काशी काव्य संगम संस्था है जो कि काव्य के क्षेत्र में बहुत ही नाम अपना ऊपर कर चुकी है, जिसके उत्तर प्रदेश का प्रभारी मैं ही हूँ जी। तो मैं वहाँ से मेरा इन हुआ, और उसके बाद मुझे चारों तरफ से बुलाया जाने लगा, तो मैं आ गया। मुझे काव्य किंकर सम्मान, सजग लेखनी सम्मान, और विमल राजस्थानी सम्मान, और हाल ही में अभी मुझे देव दीपावली के दिन काशी भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। सो नाइस, बहुत अच्छी बात है जी। मतलब इतनी कम उम्र में इतनी सारी अचीवमेंट लेकर आप यहाँ बैठे हो। नहीं, अगर सारा कुछ बताएं तो समय बहुत ज़्यादा है। What's your age? जी, हमारी एज 25 साल है। 25 की उम्र में इतनी अचीवमेंट्स, और बोल रहे हैं कि अभी भी कम है, और ये यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बता नहीं रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आपकी कोई पसंदीदा कविता जो कि आप हमें गा के सुनाना चाहें। गाकर तो सुनाना चाहें, चूँकि कंठ के मामले में मैं बट ट्राई तो किया होगा आपने कभी। ऐसा कहा जाता है कि सुर के मामले में मैं असुर हूँ। तो हाँ, ट्राई किए थे। अभी गला बैठा है, अभी लगातार प्रोग्राम से ही आ रहा हूँ। मैं एक सरस्वती वंदना से शुरू करूँगा। जी बिल्कुल। रिक्त घड़े में शून्य शून्य सा तन मन बैठा रोता है, माँ तू पसारो दया दृष्टि अब धैर्य न धारण होता है। तुम्हें बिराजो परा में माता,
तुम्हें चलो पश्यन्ते, मध्यम से मध्यमा की यात्रा तुम्हें करो गुणवंते, वहाँ से मधुरिम नाद प्रकट है माँ तेरे आशीषों में, अब पुनः बैखरी के द्वारा नरतान प्रकट कर पाता है, रिक्त घड़े में शून्य शून्य सा तन मन बैठा रोता है। बहुत अच्छे। तो इसी के साथ कोई मैं चाहती हूँ कि आप यूथ हो, तो यूथ को टारगेट करते हुए कोई पोइट्री जो आप सुनाना चाहो। देखिए साहित्य दो भागों में बढ़ चुका है। हाँ। एक पुस्तकी है, एक मंची। तो मंच पर कुछ और रचनाएं सुनाना पड़ता है क्योंकि श्रोताओं की मांग कुछ और होती है, आज के यूथ जनरेशन वगैरह। तो मैं एक आईटी कॉलेज में सुना रहा था, तो हमारे 4 साहित्यकार साहित्य की कविताएं सुनाकर आईटीएंस बच्चे को बोर कर दिए थे, क्योंकि वो रीतिकाल बिरगाथा काल से उनको क्या मतलब है, उनको क्या मतलब है भाई। तो मेरा नहीं, एक्चुअली मतलब तो है बट लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हमारे साहित्य से लोग भाग रहे हैं। लेकिन मतलब साहित्य के बच्चों को है। आईआईटीएंस जो कि अनुसंधान कर रहे हैं, जो कि इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हैं, तो उनको साहित्य से मतलब कम लगाव होता है। मेरा ये कहना है कि जो हमारा बेस है, जी आई थिंक बेस को तो चाहे आईटीएंस हो चाहे कोई भी बच्चा हो हिंदुस्तान का, उसे अपने बेस से नहीं भटकना चाहिए। बट टेस्ट की जब बात आती है ना, तो टेस्ट बदल जाते हैं, क्योंकि हमारे किशोरावस्था और में जो उम्र है, हमारे अंदर जो एक झंझनाहट है, छुरछुराहट है हमारे उम्र का, वो कुछ और मांग करता है। Exactly. तो मैंने एक बार कुछ लिखा था, क्लास में एक युवती मेरी तारीफ कर रही थी और तब तक उसके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आ गया और उधर वो बात करने लगी। तो मेरे मन से एक मुक्तक निकला कि तेरे रंगीन चेहरे से बता अनजान कितने हैं। आप अपने लिए इसे एज्यूम कर सकते हैं। तेरे रंगीन चेहरे से बता अनजान कितने हैं, तुम्हारे जान के अंदर बताओ जान कितने। तेरे रंगीन चेहरे से बता अनजान कितने हैं, तुम्हारे जान के अंदर बताओ जान कितने हैं, तुम्हारे दिल के कब्रों में दफन होंगे कई आशिक, तुम्हारे दिल के कब्रों में दफन होंगे कई आशिक, मेरे जैसों के खातिर भी बता शमशान कितने हैं, तुम्हारे जान के अंदर बताओ जान। क्या बात है। ये जो आपने बोला ना कि ऐसे लड़कियों के अंदर ऐसा होता है कि भाई आपका कॉन्सेप्ट जो है कि नहीं, एक सामने भी है और उसके बाद कोई कॉल पे है, कोई दिल पे है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। तो फिर मैं 2-3 बार देखा हूँ। हाँ। सेम लड़की को शॉपिंग मॉल में किसी और के साथ, बुलेट पर किसी और के साथ, 4 व्हीलर में किसी और के साथ क्यों देख लिया जाता है। तो यही सेम हम गर्ल्स भी बोलना चाहेंगे, लड़कों के साथ भी यही होता है। हाँ, है ना? तो आप लिखिए ना, स्वागत है आपका, आप लिखिए, आइए मंच पे। हम लिखते नहीं, हम इग्नोर कर देते हैं। नहीं। कि अगर इस ऐसे लड़कों के बारे में हम लिखना शुरू करें तो इट्स बेटर कि हम उन्हें इग्नोर कर दें, है ना? तो आप अगर इग्नोर करना चाहेंगे तो फिर आधी दुनिया, जो हमारी जनसंख्या की आधी आबादी है, वो आधे आबादी के बिल्कुल विपरीतार्थक अर्थ में खड़ी हो जाएंगी। तो फिर क्या समस्या, फिर तो सारे ब्रह्मा के सृजन का विनाश हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने भोजपुरी में कोई कविता, कोई रचना आपकी है? भोजपुरी में रचना है, लेकिन भोजपुरी में जैसे कि आपने अपने फादर के बारे में बताया, तो मुझे लगा कि शायद भोजपुरी में रचना मैं पिताजी की ही रचना सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। कुछ निर्गुण है कि मैं गाता नहीं हूँ, 2 लाइन इस तरह बता देता हूँ। ऐसे उनकी फेमस जो निर्गुण था कि मोहला पदेहिया के तिनिये गो गत बा, फूका चाहे फेंका गाड़ा राम नाम सत्य बा। मोहला पदेहिया के तिनिये गो गत बा, फूका चाहे फेंका गाड़ा राम नाम सत्य बा। और एक फेमस हुई थी कि जियते न बात पूछे कौनो परानी, मुँहते दियात बा पिपरवा के पानी। कहने का मतलब कि जीते जी दादी दादा को कोई पानी नहीं पूछ रहा है। एक्चुअली विसंगतियाँ इस कदर आ गई हैं कि हमारे एक बिस्तर पर पति पत्नी सोए रह रहे हैं, तो पति अलग स्क्रॉलिंग कर रहा है, पत्नी अलग स्क्रॉलिंग कर रहा है। जो मुख्य मतलब
इच्छाएं हैं, मुख्य भावनाएं हैं, उसकी समाप्ति हो रही है। मतलब एक साथ रह के भी लोग साथ नहीं हैं आज की दुनिया जी, में। एक साथ रहकर भी कहीं ना साथ कहीं नहीं है। टेक्नोलॉजी काफ़ी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि कहीं ना कहीं उससे रिलेशनशिप पे बहुत असर पड़ता है। जी बिल्कुल। ओके, तो आपकी एक रचना है आंटी पसंद आ गई मैं क्या करूं। ये आपको आंटी कब पसंद आई और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, और मुझे सुनना भी आंटी पसंद आ गई तो मैं क्या करूं। देखिए क्या होता है ना कि मित्रों के साथ रहने पर कुछ विपरीतार्थक चीज़ भी करना पड़ता है। अब हम कुछ मित्र हमारे साथ जा रहे थे, तो रास्ते में आपके वही प्रयागराज के कटरा मंगल बाजार जो है, वहीं हम लोग जा रहे थे। तो मतलब मैं पूछने वाली थी कि इलाहाबाद जाके आप बिगड़े हो कि पहले से बिगड़े थे कि आपको आंटी और भाभीियों में इंटरेस्ट आने लगा? नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं आया और मैं बिगड़ा हुआ भी नहीं था। वो तो हमारे दोस्त थे जो बिगाड़ दिए, रितेश कृष्णावत मेरे मित्र। क्योंकि प्रयागराज के मंगल मार्केट की जब बात करते हैं ना, तो ऐसे किस्से बहुत निकलते हैं। हाँ निकलते हैं। हमारे मित्र रितेश कृष्णावत थे, जो कि हमारे यहाँ आए हुए थे। तो उनके साथ मैं निकला कि चलिए आपको मंगल मार्केट घुमा दें। तो मंगल मार्केट में मैं निकला था, तो उनको एक मतलब कहें एक आंटी थे, वो पता नहीं क्यों वो हमें पहचान रही थी या जो भी हो, मुझे देख रही थी, कॉन्टिन्यूसली देख रही थी। तो उसने बोला, मेरे मित्र ने, रितेश ने बोला कि अगर तुमको वो आंटी पसंद आ गई, आपको वो आंटी पसंद आ गई और तुम लिखना चाहो तो। मैं बोला यार ये तो संस्कार का पूरी तरह से गिरावट हो जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है। बोले नहीं आपको लिखना पड़ेगा। चूँकि रितेश बहुत अच्छे राइटर भी हैं, हमारी वजह से ही लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने बोला कि नहीं आपको लिखना होगा। तो अब प्रेशर आ गया, ना लिखें तो काव्य धर्म आड़े आ जाता है। ओके। तो मुझे लिखना पड़ा कि ठहराव चंद आ गई तो क्या करूं बोलो, ठहराव चंद आ गई तो क्या करूं बोलो, मुस्कान मंद आ गई तो क्या करूं बोलो, ठहराव चंद आ गई तो क्या करूं बोलो, मुस्कान मंद आ गई तो क्या करूं बोलो, संस्कार का जहां स्तर गिराया तो आंटी पसंद आ गई मैं क्या करूं। हालांकि माफी चाहूंगा मैं भारत की समस्त मंगल मार्केट में जाने वाली आंटीज को बोलना चाहूंगी, आंटी ऐसे लड़के घूमते उधर। नहीं मैं आप जब चला करें तो नजरें। मैं सबसे आंटी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा नहीं मैं और मेरे हृदय की निश्चलता देखे कि। तो आपकी एक और रचना है, मैं शाकाहारी ब्राह्मण था वो मटन शॉप पे निकल गई। हाँ, ये आप खान पान मतलब बड़ी अतरंगी कविताएं, अतरंगी रचनाएं हैं आपकी, प्लीज मुझे थोड़ा सा सुनाएं। क्योंकि मैं हालांकि युवावस्था में थोड़ा सा नजरें इधर उधर हो जाती हैं, उसमें हमारा बिल्कुल हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्योंकि आपकी भी नजरें इधर उधर होती होंगी, मुझे पता है। हाँ सुनिए, देखिए मैं जा रहा था तो हमारे सामने एक बहुत अच्छे हमारे क्लास के मित्र मिल गए, तो उनसे मिला गया, नंबर लिया गया, तो उसी पर लिखा। तब तक वो मटन साहब पे निकल गए और मैं शुद्ध ब्राह्मण हूँ, मैं लहसुन प्याज भी त्याग चुका हूँ। बिल्कुल। तो मैं लिखा था कि एक दिखी तरुणी कमाल सारी तिमिरा फिर फिसल गई। एक दिखी तरुणी मतलब युवती होती। एक दिखी तरुणी कमाल सारी तिमिरा फिर फिसल गई, मधुशाला सी अखियन में अखियन की दृष्टि मचल गई। क्या बात है। एक दिखी तरुणी कमाल सारी तिमिरा फिर फिसल गई, मधुशाला सी अखियन में अखियन की दृष्टि मचल गई। नैन मटक्का हुआ सहज मोबाइल नंबर लिया गया। नैन मटक्का हुआ सहज मोबाइल नंबर लिया गया, मैं शाकाहारी ब्राह्मण था वो मटन शॉप पे निकल गए। मैं शाकाहारी ब्राह्मण था वो मटन शॉप पे निकल। बहुत अच्छे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपने एक और आपकी रचना है, राधा मिलना मुश्किल है। तो हाँ याद आ रहा है, मैंने लिखा था कि सुनिएगा कि पूरा कैसे पाऊँ मैं जब आधा मिलना मुश्किल है, पूरा कैसे पाऊँ मैं जब आधा मिलना मुश्किल है, प्रेम रत्न के विनिमय जैसा धंधा मिलना मुश्किल है। पूरा कैसे पाऊँ मैं जब आधा मिलना मुश्किल है, प्रेम रत्न के विनिमय जैसा धंधा मिलना मुश्किल है। उनसे कहना चाहूँ जो नहीं मूल्य समझते सावन की, उनसे कहना चाहूँ मैं, उनसे कहना चाहूँ जो नहीं मूल्य समझते सावन की, रुक्मिणी तो सबको मिल जाती राधा मिलना मुश्किल है, रुक्मिणी तो सबको मिल जाती राधा मिलना मुश्किल। बहुत अच्छे।
तो इसी के साथ अब हम अपने आज के एपिसोड को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपकी कोई पसंदीदा जो आप सुनाना चाहें। जी मेरी पसंद अगर लें तो मैं एक्चुअली बताना आपको भूल गया, मैं इस समय 4 पुस्तकों पर कार्यरत हूँ। एक उपन्यास हमारी आ रही है और एक खंड काव्य आ रहा है कर्ण पे, खंड काव्य नहीं महाकाव्य, सॉरी खंड काव्य दूसरी है, महाकाव्य आ रहा है। एक मुक्त छंद पर आ रहा है, एक संस्मरणों की दुनिया जो मेमोरीज हमसे जुड़ी हुई है उसको जब साहित्यिक तो ये आपकी अपनी बुक पब्लिश हो रही है जी, जिसका लोकार्पण मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट में किया जाए जी। और उसके पश्चात मैं एक और पुस्तक साथ ही लोकार्पित होगी हमारे पिताजी की, भोजपुरी संकलन है जिसका नाम है तोपल नाव लुकाइल रचना। तोपल नाव लुकाइल रचना, जैसे पिताजी का नाम छिप गया, छिपने को तोपल कहते हैं, छिपाने को तोपना कहते हैं, है ना। और लुकाइल रचना, लुकाइल मतलब छिपना, मतलब उनकी रचनाएं भी छिपी रह गई, तो उसको मैं बाहर लाना चाहता हूँ। तो मैं अपने ही संपादन में उनकी रचनाओं को मतलब प्रकाशित करना चाह रहा हूँ। हालांकि पिताजी का बहुत आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर, अलग बात है लेखन शैली में मैं डांट खाता रहा हूँ, मार खाता रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनका आशीर्वाद है, उन्हीं के चलते मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। तो खंड काव्य का कुछ अंश देख लीजिए कि क्या पता मुझको कहाँ किस रूप में उठना पड़ेगा, काल यमनों के लिए मुझकुंद सा सोना पड़ेगा। हो गया है ज्ञात मैं दुश्मन बना निज भाइयों का, एक वचन के आड़ में हर वाच्य को खोना पड़ेगा। कर्ण के विषय में जो भी जानते होंगे समझ गए होंगे। ज्ञात हो गया है ज्ञात मैं दुश्मन बना निज भाइयों का, एक वचन के आड़ में हर वाच्य को खोना पड़ेगा। भार ढोना है वृषभ सा आज नाथा जा रहा हूँ, नाम में परिणाम सा अविराम गूथा जा रहा हूँ। हे अनुज तुम स्नेह का अधिकार रखते हो सदा, किंतु कल इस पुष्प को तलवार सा होना पड़ेगा, एक वचन के आड़ में हर वाच्य को खोना पड़ेगा। जिस रथी का सारथी केशव बनाया जा रहा है, जिस रथी का सारथी केशव बनाया जा रहा है, मद्र के राजा सुनो मेरा वो भाई आ रहा है नहीं धन धान्य जो अर्पित उसे मैं कर सकूं, बस शीश देने के लिए निशस्त्र अब होना पड़ेगा, एक वचन के आड़ में हर वाच्य को खोना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। म्लान मुख को देख करके ये निशा कुछ कह रही है, बोल बोले ना गए बस अश्रुधारा बह रही है। कल जो होगा आज से पहले नहीं मैंने सुना है, खुद बहाकर रक्त खुद के रक्त पर रोना पड़ेगा, एक वचन के आड़ में हर वाच्य को खोना पड़ेगा। क्या बात है। आगे है कि द्रौपदी के उस स्वयंवर में नहीं मैं जानता था, द्रौपदी के उस स्वयंवर में नहीं मैं जानता था, वाहिनी के बूंद को मैं भी पराया मानता था, किंतु अब मैं जानता हूँ सत्य से भी भिज्ञ हूँ, फिर भी तेरे शीश का प्यासा मुझे बनना पड़ेगा, एक वचन के आड़ में हर वाच्य को खोना पड़ेगा। मैं अंतिम बंद मतलब एक बंद से मैं समाप्त करना चाहूँगा कि जूझता अंतस अपरिमित आकलन करने चला है, जूझता अंतस अपरिमित आकलन करने चला है, इस भंवर के जाल में मुझको सभी ने यूं छला है। मित्र भाई पुत्र से अनभिज्ञ होकर सूत था मैं, किंतु समता के लिए अब सूत ही रहना पड़ेगा, एक वचन के आड़ में हर वाच्य को खोना पड़ेगा, एक वचन के आड़ में हर वाच्य को। क्या बात है। थैंक यू सो मच शिव, आप हमारे साथ यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा और आई एम श्योर कि आपको भी आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। तो ऐसे ही देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM, बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।